हाय एवरीवन। तो देखो, अब हम लोग द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स को स्टडी करेंगे कि आखिर लिबरल्स लोग का जो विद्रोह था, रेवोल्यूशन मतलब क्या, जो क्रांति थी, वो आखिर किस टर्म्स पे थी, क्या वो लोग चाहते थे, क्या उनको मिला वो चीज़ कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड एंड starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, another revolution was underway। तो कहता है पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, कहता है कि देखो, एक तरफ जो गरीब व्यक्ति थे वो लोग अपना क्रांति कर रहे थे, वो लोग अपने स्ट्रगल के लिए फ्रीडम कर रहे थे, मतलब कि वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अपने लिए वो लोग लड़ रहे थे, मतलब अपने सर्टन राइट्स के लिए। जो उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था उसको हटाने के लिए, और वो लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, तो वो लोग इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इसके लिए वो लोग फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक और कहता है अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स। तो यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस की बात हो रही है। एक तो अनएम्प्लॉयड, वैसे इंसान जिनके पास काम नहीं है, एंड स्टार्विंग पीजेंट्स। स्टार्विंग मतलब क्या, भूखे हुए लोग। चाहे यहाँ पे स्टार्विंग पीजेंट का जिक्र से मतलब कि वैसे किसान जो भूखे थे, जो बहुत दिन से भूखे थे, जिनको खाने का प्रॉब्लम्स था, तो वो लोग। एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। तो कहता है कि और जो कारीगर लोग हुए, बहुत सारे यूरोप के देशों में जो कारीगर लोग हुए इन द ईयर 1488। तो कहते हैं 1848 में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कारीगर लोग थे, स्टार्विंग पीजेंट्सों के, जो भूखे हुए जो पीजेंट्स थे, जिनको काम नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयड लोग, ये सब अपना रिवोल्ट कर रहे थे, ये सब अपना रिवोल्यूशन चला रहे थे। एक तरफ पहले तो रिवोल्ट ऑफ पुअर, एक तरफ पुअर्स लोग का रिवोल्ट चल रहा था, एक तरफ गरीबों का रिवोल्ट चल रहा था, एंड सेकेंड वे रिवोल्ट चल रहा था। इन सब जो का जिक्र होया हुआ है, उन सब कम्युनिटी ऑफ पीपल्स का एक तरफ से रिवोल्ट चल रहा था। तो कहता है दिस रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो कहता है कि ये जो रेवोल्यूशन है जिसमें वर्कर्स थे, स्टार्विंग पीजेंट्स थे, एंड देन और कौन थे, हाँ अनएम्प्लॉयड जो थे, इनका जो रेवोल्यूशन चल रहा था, किनके द्वारा इनका रेवोल्यूशन हो रहा था। तो जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे, उनके अंडर ये सब रेवोल्यूशन हो रहा था। मतलब कि आखिर कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा लीड कर रहे थे वो लोग, और ये लोग बैकफुट पे थे। ये लोग बस चल रहे थे कि हाँ चलो हम लोग रेवोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन उसका पूरा प्लानिंग करना इन लोगों के हाथ में था। तो कहता है इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो कहता है इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस। तो कहता है कि फ्रांस में 1848 में जो इवेंट होता है, मतलब कि वहाँ पे कुछ स्टोरी है, हमको स्टोरी अभी याद नहीं है, शायद इसे पढ़ना भी है कि नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ इस बारे में। तो कहता है कि फ्रांस में 1848 में कुछ विद्रोह होता है, जिसको आई थिंक ब्लडी संडे कहा जाता है। हाँ, ब्लडी संडे। उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरी याद आया हमको, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग को शायद डेथ होता है, ऐसा कुछ होता है, कंफर्म नहीं याद है हमको, शायद यही स्टोरी है। had brought about the abdication of monarch। तो कहता है कि वो जो 1848 में फरवरी मंथ में जो वहाँ पे जो इवेंट होता है, जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो एब्डिकेशन मतलब सिंहासन को त्यागना, मोनार्क मतलब क्या, राजा। तो जो राजा होते हैं वो अपने सिंहासन को, उनको ऐसा मजबूर हो जाते हैं कि अंत में उनको अपने राजगद्दी को छोड़ देना पड़ता है, और फिर एक अति होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सिर्फ ओनली मेन मेंबर्स हैज़ को राइट रहता है वोट देने का। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट। तो कहता है देखो, फ्रांस में तो इंडिपेंडेंसी आ गई थी, लोगों में भले ही वुमेन्स कैटेगरी को नहीं था वोट देने का अधिकार, लेकिन जो मेन कैटेगरी के जो लोग हो गए उनको वोट देने का अधिकार मिल चुका था। लेकिन कहता है कि फ्रांस में तो आ गया ना, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे यूरोप के जो स्टेट
कंट्री थी, उस कंट्री में लोगों को अभी भी इंडिपेंडेंसी नहीं मिली थी, लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। और कहता है सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो जो देश था जहाँ पे लोगों को वोट देने का राइट नहीं मिला हुआ था, उस देश का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। यूरोप के जो कंट्रीज़ हो गए उसमें इटली, पोलैंड एंड देन जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन। देखो हंगरी है ना, यूरोप का एक देश होता है। हाँ, यूरोप का एक देश ही है। Men and women of the liberal middle class has combined their demands for constitutionalism with national unification। तो कहता है कि जो मेन एंड वुमेन थे, क्योंकि वुमेन का कुछ सर्टेन डिमांड्स था, मेन का कुछ सर्टेन डिमांड्स था, तो वो लोग क्या करते हैं कि एकजुट हो जाते हैं, अपने डिमांड्स को एक रखते हैं कि हम लोगों को हर एक किसी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, एंड देन एक यूनाइटेड नेशन बनना चाहिए जिसमें हर एक कोई एक हो, कोई किसी पर डोमिनेट नहीं करे, कोई किसी को परेशान नहीं करे, हर कोई एक हो। तो और कहता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन unrest, they pushed their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of the association। Taking advantage of the growing popular तो कहते हैं कि वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर की, जैसे कि उनका जो विद्रोह था, उनका जो डिमांड था, धीरे 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 ग्रो हो रहा था, लोगों तक ये चीज़ फैल रही थी। जब पहले एक दो लोग को तक ये दिमाग में था, सीमित था, अब 100 की संख्या में लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया कि हमको अच्छा ये करना है, तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, आग की तरफ फैली। तो जैसे कि ये मशहूर हुआ, जैसे पॉपुलर मतलब कि मशहूर होना, तो मशहूर होता है तो लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। एंड advantage of the growing unrest, they pushed their demands for the creation of a nation state। तो कहता है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने डिमांड्स को ये रखते हैं कि हमको एक नेशन स्टेट चाहिए, पार्लियामेंट्री रूल्स के बेसिस पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें हर एक किसी को इक्वल राइट्स हो, एंड मतलब प्रेस को जो है फ्रीडम हो कि वो जो चाहे जिसके बारे में वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये नहीं कि सरकार है तो सरकार के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब कहता है इन द जर्मन रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस assembled in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly। The German region। तो कहता है अब यहाँ पे जर्मनी का जिक्र हो रहा है कि जर्मनी में क्या हुआ था, उसके बारे में जिक्र करता है। कहता है इन जर्मन रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ मिडिल क्लास। तो कहता है जर्मनी में है ना कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास के जो लोग हुए उसमें जो पॉलिटिक्स मतलब कि देखो सबसे पहले तो आगे कौन थी फ्रीडम की लड़ाई में, मिडिल क्लास के लोग थे यूरोप में। तो कहता है कि जर्मन के जो मिडिल क्लास के जो लोग हुए, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए थे, जैसे कि हम जैकोबिन क्लब्स के बारे में भी पढ़े, तो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर हो गए, चाहे कुछ अलग अलग ग्रुप के जो मेंबर्स हो गए थे, वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। लेकिन कौन से जो मिडिल क्लास के जो पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए जो लोग होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, जिसमें आ जाते हैं प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस। प्रॉस्पेरस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा जिनको रिस्पेक्ट मिले हुए हैं, वो आर्टिशियंस, वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो। असेंबल्ड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। असेंबल्ड मतलब क्या, एकत्रित होते हैं। फ्रैंकफर्ट जर्मन का एक सिटी है, उस शहर में एकत्रित होते हैं, मिलते, एक मीटिंग होस्ट करते हैं, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन जर्मन नेशनल असेंबली। तो कहते हैं कि वो लोग ऐसा डिसाइड करते हैं क्योंकि ऑल द पार्टीज ऑफ द मिडिल क्लास जो क्या एक जगह एकत्रित होते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। तो अब आगे के वीडियो में इसको प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।